अकबर। जी साहब जी। देखो बाहर कौन है। जी साहब जी, मैं अभी देखता हूँ। जी फरमाइए। वो ना तुम्हारे साहब को जाके बताओ, मैंने मिलना है उनसे। आप कौन? वो उनको बताओ कोई अपना आया है, तुम्हारा अपना। जी रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। मैं अपना साहब जी, बाहर कोई आदमी आया है और वो बहुत ही बुरी हालत में है। कह रहा है कि मैं कोई अपना। मेरा कोई अपना है? जी साहब जी। चलो देखते हैं कौन। आइए साहब जी। यही वो आदमी जो कह रहा है। तुम और यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ मत आना। खुदा को वास्ते मेरी कुछ मदद कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुझ जैसे बंदे की एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं कर सकता। दफा जा यहाँ से। मैं तुम्हारा अपना। तू मेरा कुछ नहीं है और ना मैं तुझ जैसे बंदे से कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। अकबर, दरवाजा बंद करो और अगर ये बंदा घर के आसपास नजर आए तो फौरन पुलिस को फोन करो। मत आना। मेरी बात तो सुनो शराफत, मेरी बात सुनो। शराफत, मैं मर जाऊंगा, मेरी बात सुन लो शराफत, मैं मर जाऊंगा। शराफत, मेरी बात सुनो। शराफत, मैं मर जाऊंगा, मेरी बात सुन लो। शराफत, मेरी बात सुनो। शराफत, मेरी बात सुन लो। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हकीकत की एक और किस्त के साथ मैं हूं आपके साथ सना ताहिर। नाज़रीन, ड्रग्स लेने वाला या नशा करने वाला ये समझ रहा होता है कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर एक घर में एक फर्द नशा कर रहा हो तो वो पूरे का पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इस फर्द से मुंसलिक हर रिश्ता दर्द और तकलीफ में मुब्तला होता चला जाता है। नशा करने वालों से माशरे में मौजूद लोग मुख्तलिफ रवैया अपनाते हैं। कुछ तो उनसे हमदर्दी करके उनकी मदद करते हैं और कुछ उनका इलाज करवा के उनको नॉर्मल इंसान बनाना चाहते हैं, जबकि कुछ को ऐसे लोगों से शदीद नफरत हो जाती है, क्योंकि वो अपनों को अपनी ही आंखों के सामने बर्बाद होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर उस शय को हम नशे से ताबीर करते हैं जो हमारे एहसासात और जज्बात और कैफियत को बदल कर रखते हैं। और नशे अमूमन 4 किस्म के होते हैं। एक वो जो इंसान के दिमाग को तहरीक देते हैं, यानी ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। दूसरे वो नशे होते हैं जो हमारे दिमाग को ठंडा करते हैं, यानी स्लो करते हैं और हमारी स्ट्रेस को दूर करते हैं। सेठ शराफत अली और सेठ इकराम बचपन के दोस्त थे। दोनों अमीर थे, बिजनेस पार्टनर भी थे। वो जिस चीज़ को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी। उनका कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था। सेठ शराफत अली की बेगम एक घरेलू खातून थी, जबकि सेठ इकराम की बेगम एक सोशल वर्कर थी। दोनों फैमिलीज एक दूसरे की जान थी। शराफत अली एक बेटे का बाप बन गया और उसकी सबसे ज्यादा खुशी इकराम को हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शराफत भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और भाभी आपको भी बहुत मुबारक हो। देखिए, हम खुशी में मिठाई लेकर आए। खैर मुबारक। हमें तो मालूम है भाई, चचा चची को खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी। अरे भाई, नन्हे मेहमान से तारुफ तो कराओ हमारा, हम उसके लिए मिठाई लेकर आए हैं। भाई अभी छोटे साहब सोए हुए हैं, जैसे उठेंगे तो आपकी भी मुलाकात करवा देंगे। हाँ भाई, शेख शराफत अली का बेटा है, कुछ तो नखरे करेगा, थोड़ा सा तो टाइम लेगा। अरे नहीं भाभी, कहाँ, आपसे क्यों नखरे करेगा, वो आपका भी तो बेटा है। हम तो चाहते हैं अल्लाह ताला आपके घर में भी खुशी की खबर सुना दे। भाभी, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, आपके मुंह में घी शक्कर। आमीन सुमा आमीन। अरे बेगम, भाई बच्चे के चचा चची आए हुए हैं, कोई मुंह मीठा तो कराओ इनका। क्यों नहीं। अकबर, जी मैडम। चाय ले आओ और मिठाई भी। जी मैडम।
हंसते मुस्कुराते यूं ही आगे बढ़ रही थी। वो दोनों एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के शरीक थे। दो जिस्म और एक जान थे। एक दिन सेठ इकराम शराफत अली के ऑफिस में मिलने आया तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने शराफत अली को बताया कि उसकी बेगम का मिसकैरेज हो गया है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी भाभी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। यकीनन औरत के लिए इससे बढ़कर और क्या सदमा हो सकता है, लेकिन अब उन्हें हौसला तुमने देना। मैं हौसला देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ सोचकर मेरा अपना हौसला ख़त्म हो जाता है। ओहो इकराम, ऐसा नहीं सोचते। अगले साल तक अल्लाह तुम्हारी गोद भी खुशियों से भर देगा। मैं अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हूँ, मगर डॉक्टर का कहना है कि अब कभी भी तुम्हारी भाभी माँ नहीं बन सकती। क्या? बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी रिएक्ट किया था जब मुझे पता चला। बहरहाल तुम परेशान मत हो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ऐसा करते हैं कि मैं बेगम से कहता हूँ कि नवीद को लेकर भाभी की तरफ चली जाए कुछ दिनों के लिए, इस तरह उनका दिल भी बैठ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल इससे उसका दिल कुछ दिन के लिए बहल जाएगा। यार शुक्रिया की, तुम मेरे पार्टनर नहीं, तुम मेरे दोस्त भी हो और भाई भी हो। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। ऐसा करते हैं कि आज लंच कहीं बाहर करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नादिया, कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं? ठीक है, कोई हो भी तो खुद ही हैंडल कर लेना। ओके, कहाँ चलें? जहाँ तुम मुनासिब समझो। चलो। शराफत दूध रखती है, सोते वक्त पी लेना। जी ठीक है जनाब। हाँ नवीस हो गया क्या? हाँ सुला के आई हूँ। माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत शरारती होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, बच्चा बड़ा होगा तो शरारती तो होगा ना। ये तो है। खैर है, इस वक्त भाभी का फोन आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इकराम की शिकायत लगाना होगा। जी भाभी, इकराम तंग तो नहीं कर रहा? नहीं तो खैरियत? आप फिक्र ना करें, मैं पता करता हूँ। हो सकता है किसी दोस्त की तरफ रुक गया हो। जी मैं पता करता हूँ। क्या हुआ, खैरियत है ना? पता नहीं, कभी ऐसा नहीं किया उसने। कहाँ रुक गया है? अल्लाह खैर करे, फोन करके पता करो। नहीं, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कहाँ चला गया ये? जाके पता कर ले। कहाँ होगा? ऐसा क्या हुआ था जो इकराम अपने घर नहीं पहुंचा था? अभी तक वो अपनी बेगम के अलावा सेठ शराफत अली का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। कहीं उसका फ़ोन चोरी तो नहीं हो गया था, या कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसको इग़वा बराए तावान कर लिया हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसको कत्ल कर दिया हो।
इन तमाम सवालों की हकीकत हम जानेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, परेशानियां इंसान को कभी कभी ऐसा कदम उठाने पर भी मजबूर कर देती हैं जिनके बारे में उस इंसान से तवक्को नहीं की जा रही होती। लेकिन सेठ इकराम ने कौन सा ऐसा कदम उठाया था? क्या अगले दिन सेठ इकराम का पता चल गया था या उसी रात वो अपने घर लौट गया था? बेगम इकराम को सेठ इकराम पर किस चीज का शक होने लगा था? क्या रात को घर ना आने का एक ये भी मतलब हो सकता था कि इकराम किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था? बेगम इकराम को ऐसा ही लग रहा था या कुछ और? जानते हैं इस हकीकत को। ये रात तुमने क्या किया? कहाँ रह गए थे? भाभी परेशान थी, मैं परेशान था। कुछ नहीं, वो एक दोस्त की तरफ गया था मैं। ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे मैं नहीं जानता? बस वो कुछ दिनों से दोस्त बना है। एक कॉल करके मुझे बता सकते थे, भाभी को बता सकते थे। वो ज़हन से निकल गया यार। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। देखो इकराम, मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। जो भी है सच सच बता दो। क्या बता दो तुम्हें? कोई ऐसी बात नहीं है। तुम बच्चे के ज़ाया होने की वजह भाभी को समझ रहे हो और अभी तक उस दुख से निकले नहीं। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें उसका क्या कसूर? लग नहीं रहा। और जो तुमने हरकत की है, इससे तुम्हारी बीवी और भी तन्हाई का शिकार हो गई है। कोई एहसास है तुम्हें? जानता हूँ मैं। जानता हूँ। ये तुम्हारी आंखों को क्या है? रंग बदल रहा है। वो असल में मैं रात को सही तरह सोया नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो फिर ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? नींद पूरी करनी थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि काम तो मुझसे होगा नहीं, तो लिहाजा मुझे जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ओके बॉस, ओके। मेरी खैर है, ये जो बीवी होती है ना, ये बहुत नाजुक होती है। आइंदा कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए मेरे ख्याल में। जाओ जाके आराम करो। ओके हाफिज़। इसको क्या हो गया? ऐसा था तो नहीं ये पहले। जरूर कोई ना कोई मसला है इसके साथ। नशा करने वाले की ज़हनी हालत एक तो उस नशे पे डिपेंड करती है जो नशा वो कर रहा है, फिर उसकी अपनी ज़हनी कैफियत क्या है। क्या वो उससे पहले बेचैन था या डिप्रेस था, या उसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, क्या वो शिज़ोफ्रेनिया में है या बाइपोलर डिसऑर्डर में है। तो जो पहले उसकी कंडीशन है दिमाग की, उस पर बहुत इन्हिसार है कि नशा करने के बाद वो किस डायरेक्शन में चलेगा। अगर इकराम नशे की लत में पड़ चुका था तो यहाँ कहानी नया ही मोड़ ले रही थी। नशे ने उसके जहन को इस नहज पर लाकर खड़ा किया था जहाँ वो अपनी बेगम के बार बार पूछने पर बोल ही पड़ा था। इकराम, कहाँ थे आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैंने तुम्हें कहा ना रोज रोज ना पूछा करो। क्यों ना पूछूं मैं? कहाँ थे आप सारी रात? तुम्हें बताया तो एक दोस्त के पास जाता हूँ। दोस्त या किसी सहेली के पास? औरत हो ना, इसलिए इसी तरह सोच रही हो। क्यों ना सोचूं मैं ऐसे? दिन भर मैं घर में अकेली होती हूँ, सारा दिन आप सोते रहते हैं। पता है आपको, मुझे तरह तरह के वसवसे आते हैं। शराफत भाई भी आपकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान? वो क्यों परेशान होगा? उससे तो खुश होना चाहिए कि उसका पार्टनर काम पर तवज्जो ही नहीं देता। वो सुर्ख करे, सफेद करे, स्याह करे, जो मर्जी करे। क्या हो गया इकराम? आप शराफत भाई के लिए ऐसी बातें कर रहे हो?
वो नहीं सोचेंगे आपके बारे में तो और कौन सोचेगा? आप बिजनेस की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, घर को भी टाइम नहीं देते हैं। ये आपके मुंह से बदबू आ रही है। इकराम, आप नशा करने लग गए हो। हाँ, मैं करता हूँ नशा। तुम्हें क्या मसला है? मुझे मसला नहीं होगा तो और किसको होगा? इकराम, किस चीज़ की कमी थी मुझ में जो तुम नशा करने लग गए हो? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? करती हो, मगर मैं तो दोस्त से सिर्फ एक सिगरेट लेके पीता हूँ और तुम उसको नशा कहती हो। आप पहले ये भी नहीं करते थे। हर काम बंदा पहली बार करता है, सो मैंने भी कर लिया। मैं सुबह शराफत भाई से बात करती हूँ, वही देखेंगे आपको। जिससे मर्जी बात करो, जो करना है करो, मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता। नशा इसलिए इस्लाम में हराम करार दिया गया है क्योंकि अपनों और बेगानों का फर्क खत्म कर देता है, रिश्तों के दर्द और तकलीफ से आरी कर देता है। इकराम भी उसी रास्ते पर चल पड़ा था। उसको ना तो अपनी बेगम की परवाह रही थी और ना अपने दोस्त की फिक्र थी और ना ही लापरवाही की वजह से होने वाले बिजनेस में नुकसान की कोई परवाह थी। इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या दुख जितना भी हो, परेशानी जैसी भी हो, उसमें नशा करना जायज़ है? आइए जानते हैं हमारे दीनी स्कॉलर से। बुनियादी तौर पर जो चीज़ अक़ल को ज़ाइल करती है वो मनशियात है, नशा है। कुरान करीम ने इस हवाले से खमर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। खमर का मानी है पर्दा डालना। जब भी कोई इंसान नशा करता है तो उसकी अक़ल पर पर्दा पड़ जाता है और उसको पता नहीं चलता कि उसने क्या हरकत करनी है, क्या बोलना है, क्या कहना है। यानी जो एक इंसान का कह लें कि देखने, सुनने, समझने की जो सलाहियतें हैं, जो उसका वक़ार है, जो इसकी इज़्ज़त है, वो जितनी देर तक वो हालत नशा में रहता है माफ़ हो जाती है। इकराम, तुमने मुझ जैसा दोस्त होते हुए, एक अच्छी बीवी होते हुए इस लानत को चुन लिया, क्यों? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? कुछ भी ख़राब नहीं किया मैंने। इकराम, तुम्हें हो क्या गया है? अल्लाह ताला ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा है, दौलत दी है, कारोबार दिया है, घर दिया है, गाड़ी दी है और एक अच्छी बीवी दी है, और तुम उसके हुक्म के खिलाफ चले गए, क्यों? शराफत, तुम नहीं जानते, इसमें बड़ा सुरूर है। इकराम, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपना कारोबार भी बर्बाद करोगे। तुम ये कहो ना कि तुम्हें कारोबार की फिक्र है। इकराम, अगर तुम नशा ना कर रहे होते तो ऐसी बात ना करते। इस लानत ने तुमसे अपने बेगाने की पहचान छीन ली। मुझे कारोबार की नहीं, तुम्हारी फिक्र। मुझसे क्या हुआ है? मैं चंगा भला तो हूँ, पता नहीं क्यों तुम और मेरी बीवी ये समझते हो कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो। देखो, मैं नॉर्मल ना होता ना तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम शराफत हो। इसका मतलब ये हुआ कि नशे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर इसमें सुरूर बहुत है शराफत। ये सुरूर तुम्हारे दिमाग की दर्जियां उड़ा रहा है। तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा कारोबार कितना है, पैसे कितने हैं, तुम्हारे कारोबार की सूरत हाल क्या है? मुझे क्या फिक्र है, तुम हो ना कारोबार का ख्याल रखने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे कारोबार का ख्याल नहीं रखता तो सीधी तरह ये कहो ना कि तुम मुझसे उकता गए हो। यही समझ लो, फिर कैसे संभालोगे? ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं खुद को भी संभाल लूँगा और अपना कारोबार भी संभाल लूँगा। हाँ, तुम मदद करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, बस हमारे रास्ते। शराफत ने इकराम को समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो एक भी बात समझने को तैयार नहीं था।
नशे ने या नशे पर लगाने वाले ने उसके जहन में डाल दिया था कि जो भी तेरे नशे के खिलाफ बात करे वो तेरा दुश्मन है। हेलो, क्या हुआ इसे? पता नहीं यार, हम आए तो ये यहाँ पड़ा हुआ था। ये फाइल इस्लामाबाद पहुंचा दो टैक्स अप्रूवल के लिए। जी सर, ठीक है। और कुछ? जी सर, वो नवीद बाबा के कुछ बिल थे, वो किस खाते में डालूं? आप कहें तो नई फाइल बनवा दूं? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। अकबर, खैरियत है? साहब जी, उस दिन हमारे घर वो आदमी आया था ना गेट पे, जो कह रहा था कि मैं अपना हूँ। तो फिर आ गया क्या? वो हमारी गली के बाहर मरा पड़ा। क्या? तुम ऐसा करो कि उसकी डेड बॉडी उठवा कर अंदर कर लो, मैं आता हूँ। जी साहब जी। भाई आप इसको मेरे साथ अंदर रखवाना सर। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, नशे ने इकराम की जान ले ली थी और शराफत अली कितना भी सख्त था, लेकिन उसको अपने दोस्त के मरने का दुख जरूर था। इकराम की बीवी जो पाकिस्तान से बाहर चली गई थी, उसको भी इकराम के मरने की इत्तला कर दी गई थी। सब उसके इस तरह बेमौत मरने पर दुखी थे। इकराम भाई एक अच्छे और हंसमुख इंसान थे। नशे की लत ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया। बस भाभी, इस नशे ने मेरा घर ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी है। खुदा गारत करे ये नशा आम करने वालों को। आमीन। भाभी, मेरा बस चले तो मैं ऐसे तमाम लोगों को जहन्नम पासर कर दूं जो नशा बेचते हैं। भाभी, क्या आपने दूसरी शादी कर ली? नहीं भाभी, इकराम नशा ज़रूर करने लग गए थे, लेकिन थे तो मेरे शौहर ही ना। नवीद एक बिजनेसमैन का इकलौता वारिस था। जहां दिखने में अच्छा था, वहां जेब से भी अच्छा था। इसलिए जितने भी क्लास फेलोज या दोस्त थे, उसके आगे पीछे ही नजर आते थे। हाँ शाहजहान, बोलो। यार तुम्हें याद है ना, आज मेरी सालगिरह है। ओह शिट यार, मेरे तो ज़हन से ही निकल गया। अच्छा ये बताओ, प्रोग्राम कितने बजे का है? मुझे पहले ही यकीन था तुम भूल चुके होगे। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। एक तुम भी ना मेरा मजाक भी नहीं समझते। तंग करने की आदत नहीं जाती तुम्हारी। अच्छा, गिफ्ट क्या लाओगे? यार ये भी कोई पूछने की बात है? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? जो कहोगे वही गिफ्ट मिलेगा। कैफे में रखा है, ज़रा माहौल भी बन जाएगा। अच्छा ठीक है, याद रखना रात 9 बजे तक पहुंच जाना। ओके? दैट्स ग्रेट। कैफे में रखा अच्छी बात है, लेकिन बर्थडे पे तवज्जो दो। ये ना कि माहौल बनाने पे अपनी बर्थडे को तुम वेस्ट कर दो, ठीक है? ओके। 9 बजे का बताया ना, तो आई विल बी देयर एट 9 o'clock, राइट? अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, डोंट यू वरी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यस। क्या कर रहा है मेरा बेटा?
कुछ नहीं, बस होमवर्क और कुछ नोट्स की तैयारी कर रहा हूँ मामा। कैरी ऑन बेटा, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। मामा मैंने आपसे एक बात करनी थी। बोलो जी। आपको याद है मेरे क्लास फेलो है शाहजहाँ? हाँ। उसकी आज बर्थडे है और उसने मुझे इनवाइट किया है क्लब में। तो मैं चला जाऊँ? आज रात 9 बजे जाना है। तो मम्मा को टेंशन हो जाती है जब बेटा लेट आता है। मैं लेट नहीं आऊँगा मामा। पक्का? पक्का। और अगर लेट आए तो मम्मा दो खींच के लगाएगी। जी मामा, मैं लेट नहीं आऊँगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छे तरीके से काम करो। जी जी, होमवर्क मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है? जी जी, ओके। थैंक यू मामा। ओके बेटा। नाज़रीन, कभी कभी इंसान अपने माहौल से भी बहुत सारी चीजें अपना लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने बच्चों के माहौल पर नजर रखें और जहां उनकी अच्छी परवरिश करने की बात होती है वहां उनको साफ सुथरा माहौल देने पर भी जोर दिया जाता है। आइए हम अपने साइकोलॉजिस्ट से जानते हैं कि वो माहौल से असर लेने के बारे में क्या कहते हैं या बुरे माहौल से बचने के लिए क्या तदाबीर हो सकती हैं। उस पर हमें अपनी राय से नवाजेंगे हमारे एक्सपर्ट। पेरेंट्स अपने बच्चे से तबादला ख्याल करते रहते हैं तो उनको उसकी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात का इल्म रहता है। और फिर हर बच्चा जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता है या कोई जॉब पे जाता है तो उसकी कोई कारकर्दगी है जो सामने आ रही होती है। तो वालिदैन को उस कारकर्दगी पे नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जो यूनिवर्सिटी पढ़ता है और उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं या वो ऐसे दोस्तों के साथ मिलता जुलता है जो सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं या जिनके हुलिये ख़राब हैं या जिनके अंदर आपको कबाख्तें नज़र आती हैं, तो आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आपके बच्चे में भी वही कबाख्तें या सिगरेट का पीना या नशे की मौजूदगी वो आपको उसे तसव्वुर कर लेना चाहिए। नवीद, 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 नवीद बेटा उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। मामा मेरी आज तबीयत ख़राब है। नवीद, यूनिवर्सिटी जाना है, उठ जाओ। मेरे सर में दर्द है मामा, हल्का हल्का। सर में दर्द है? तुम्हें तो बुखार है। आज नहीं जा सकूँगा मामा। मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम्हें चेक करता है आके। नहीं मामा, इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं है, बस ज़रा बोझल सी हो रही थी। शायद मैं रात को लेट घर आया। कितने डार्क सर्कल पड़ गए मेरे बेटे को और इतनी हालत ख़राब लग रही है, डॉक्टर को नहीं बुलाने दे रहे? नहीं मामा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से शायद आपको लग रहा है। नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम्हें चेक करेगा आके। मामा आप माँ है ना, इसलिए परेशान हो रही है। मैं अभी ठीक हो जाऊँगा। ये क्या बात हुई, अभी ठीक हो जाऊंगा? नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा और सो लूँगा ना, मैं ठीक हो जाऊँगा। आप प्लीज़ तब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करें। देखो बेटा, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। पक्का? अभी आप हाँ, 2 घंटे के बाद नाश्ते के टेबल पे मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जाए ना आप, मुझे सोने दें। क्या हो गया तुम्हें आज? हफ्ते में 1-2 बार लेट होना, लेट उठना, सर में दर्द रहना अब नवीद की रूटीन बनती चली जा रही थी और उसकी पैसों की ज़रूरत भी पहले से कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। ये इंकिशाफ उस वक्त शराफत अली पर हुआ जब उसने नवीद के खाते में इस्तेमाल किए गए पैसों की फाइल देखी। ये नवीद को इतने पैसों की कब से जरूरत पड़ने लगी? पता नहीं सर,
हफ्ते में उनके 1-2 चक्कर तो लग जाते हैं, सीधा अकाउंट ऑफिस जाते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं। तुमने मुझे बताया नहीं नवीद तुमसे पैसे लेकर जाता और पहले से भी ज्यादा। मेरा बेटा है तो क्या हुआ? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नवीद आए तो उसे मेरे बाद मिलना। नाजिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले पर नजर रखो। ओके सर। फोन उठाओ। क्या? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। क्या हुआ? कौन था? सर वो अकाउंट से फ़ोन था। नवीद बाबा दोबारा पैसे लेने आ रहे हैं। ठीक है, आने दो उसे। आए तो मेरे पास भेजना। जी सर, ठीक है। सर अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ तुम। ओके सर। इस लड़के को हो क्या गया है? इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है? अल्लाह खैर ही करे। जी हाँ, भेजो अंदर। अस्सलाम वालेकुम पापा, आपने बुलाया मुझे? बैठो। कुछ थके थके नहीं लग रहे? जी पापा, वो आजकल पढ़ाई कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ ना, इस वजह से। वक्त पर काम किया करो, थकावट नहीं होगी। अपने बाप की तरफ देख लो, सारी उम्र वक्त पर काम किया और आज बहुत बड़ा बिजनेस देख के बैठा हुआ। जी पापा, ये तो है। आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? पता चला था कि तुम ऑफिस आ रहे हो। मैंने सोचा कि तुमसे गपशप हो जाए। जी ऐसा ही है। वो रात को ज़रा देर से सोता हूँ और सुबह जल्दी उठ के यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। इस तरह आगे पीछे होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाती आपसे। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम पैसे लेने आते हो तो बाप से मुलाकात तो कर सकते हो ना। अब वो पापा, दरअसल मैं 2-3 दफ़ा आया हूँ ऑफिस, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी में था जिस वजह से आपसे मिल नहीं सका। मैं आइंदा ख्याल करूँगा। एक सवाल करना था तुमसे। जी पापा, पूछिए। आजकल तुम कुछ ज़्यादा पैसे इस्तेमाल नहीं करने लगे? अब पापा वो दरअसल 2-3 दोस्तों की सालगिरह इकट्ठे निकल आई थी, जिस वजह से ज़्यादा हो गया कुछ। ठीक है, तुमको अगर कुछ चाहिए हो तो मुझसे डायरेक्ट मांग लो। जी पापा, ज़रूर। वेलकम बैक। नाज़रीन, नवीद की तबीयत क्यों खराब रहने लगी थी? माँ बाप की क्या परेशानी थी? क्या सेठ शराफत अली पर कोई बिजली गिरने वाली थी? क्या उनका बेटा भी ड्रग्स का शिकार हो गया था जिस तरह शराफत अली ने अपने दोस्त को खो दिया था? क्या अब इसके हाथ से उसका बेटा भी जाने वाला था? शराफत, मैं तुमसे कोई बात करना चाह रही हूँ। बोलो। मैं नवीद की वजह से कुछ परेशान हूँ। नवीद की? क्यों? क्या किया उसने? पिछले 1 माह से उसकी रूटीन बड़ी ख़राब हो गई है। रातों को लेट आता है, सुबह लेट उठता है, कभी यूनिवर्सिटी जाता है और कभी नहीं जाता, और शाम होते ही बन ठन के बाहर निकल जाता है। तुम मुझे अब बता रही? ये ऑफिस से भी हर हफ्ते पहले से ज़्यादा आकर पैसे ले जाता है। मैंने पूछा तो बोला कुछ दोस्तों की सालगिरह की पार्टियां थी।
मुझे समझ नहीं आ रही, वो पहले ऐसा ना था, आगे से बदतमीजी करने लग गया है। कहती हूँ कि डॉक्टर के पास लेके जाऊँ तो कहता है कि मैं छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद चला जाऊँगा। कहीं ये भी इकराम के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर ऐसा हुआ तो मैं ना इसको रहने दूंगा और ना उसको, जिसने इसको इस रास्ते पर लगाया है। मैंने अपना पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, अब अपनी विरासत तबाह नहीं होने दूंगा। मैं एक एक को जहन्नम वासिल कर दूंगा। शराफत, जज्बात में आके ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे तुम्हें भी पछताना पड़े, कल को मुझे भी। हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर कोई नशा वगैरह हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में नशा करने वाले और करवाने वाले, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा। देखो, मुझे हर हाल में पता करना है कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यूनिवर्सिटी में इसके कौन कौन से दोस्त हैं और किस किस के बेटे हैं, क्या महाफिल है इनकी। बस हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओके ओके, बाय। इकराम मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी बार संजीदगी से नहीं सोचा, वरना तुम्हें मरने नहीं देता। और आज मैं नवीद को भी मरने नहीं दूंगा। लड़ूंगा, हर महाज पे लड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जिंदगी से ना कहना पड़े। सर, आपके आज की कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं। सब कैंसिल कर दो, बल्कि इस पूरे हफ्ते की तमाम बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर, ऐसे आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हो जाए, मेरी या मेरे बच्चे की जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है ना? नहीं सर, आप दोनों की जान बहुत कीमती है। सर, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे लगता है कि नवीद को किसी ने ड्रग्स पर लगा दिया। ड्रग्स पर? हाँ, ड्रग्स पर। इन ड्रग्स ने मेरे बहुत कीमती रिश्ते छीने हैं। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। सर, आप फिक्र ना करें, नवीद साहब को कुछ भी नहीं होगा। आप खुद पर कंट्रोल रखें। इस नशे ने मेरा दोस्त छीन लिया, उसका घर बर्बाद कर दिया, उसकी बीवी को अलग कर दिया। अब ये नशा मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाह रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सर, मैं आपको कह रही हूँ, नवीद साहब को कुछ भी नहीं होगा। अब तो ड्रग्स का इलाज भी किया जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करें। हाँ, तुम जाओ। हाँ बोलो। मुझे पहले ही शक था। तुम फॉलो करते रहो, जहाँ इनकी मीटिंग हो मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। नशे का कारोबार करने वाले, इसको सप्लाई करने वाले या नशे पर लगाने वाले ये कभी नहीं सोचते कि इस लानत से कितने घर बर्बाद होंगे, कितने जज्बात मजरूह होंगे, और वो सोचेंगे भी क्यों? उनका तो कारोबार है। बचाना तो हमें है अपने प्यारों को, एहतियात से, तरबियत से, कि ये एक लानत है, इससे दूर रहना है और हुकूमत को उठाना है ऐसी माफिया के खिलाफ इक़दामात। हकीकत के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए सना ताहिर को। अल्लाह हाफ़िज़।